तो मैग्नेटिज्म को हम लोग चार बड़े सेक्शन में सोचने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पे क्या इफेक्ट करती है ना। फोर्स, टॉर्क ऑन मूविंग चार्ज, तो फोर्स अलग कर दिया मैंने, टॉर्क अलग कर दिया है, ऑन मूविंग चार्ज। दूसरा क्या है, टॉर्क ऑन मूविंग चार्ज। तीसरा है कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इसमें हम लोग बायो-सेवर्ट और एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोगों को करना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके अलग अलग नाम दिए रहते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जहां हम लोग बार मैग्नेट और डाया पैरा फेरो ये करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक क्या बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है, और ये टॉपिक दो बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आती कहां से है। एक लाइन में अगर बोला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है, कॉइल पे टॉर्क लगाती है, टॉर्क ना कॉइल। और ये दोनों टॉपिक बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, करंट कैरिंग वायर से आती है और मटेरियल से भी आती है। तो अब यार मैग्नेटिक फील्ड, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, तो हमारे दिमाग में उसी को लेके फीलिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, अगर मुझे एक लाइन में बोलना हो तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फ्लुएंस है जिसको कौन महसूस करता है, जिसको चार्ज महसूस करता है। वो चार्ज रुका हुआ हो तो भी फोर्स महसूस करेगा, मूव कर रहा हो तो भी महसूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक चार्ज पे फोर्स लगाती है। अगर कहीं फील्ड है वहां चार्ज रख दो चाहे चला दो, दोनों केस में उसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है। तो क्या वो भी चार्ज के साथ इंटरेक्ट करती है, पहला क्वेश्चन आता है। फिर किसके साथ करती है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज के साथ इंटरेक्ट करती है, बट चार्ज रुका है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट नहीं करती है। मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर अभी एक लाइन में बोलना चाहे तो इज एन इन्फ्लुएंस जो मूविंग चार्ज पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता, कंडीशनल है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह की तरह रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है। किस पे लगाता है? मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। चार्ज रुका है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को महसूस नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो बेसिकली रिलेटिव कंपैरिजन देती, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है कहां ज्यादा है, उसका डायरेक्शन का अंदाजा देती है ना, किस डायरेक्शन में फोर्स महसूस होगा, वो सब अंदाजा क्या देता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को इमेजिनरी रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। वो किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को, है ना। Align itself along the magnetic field. Align itself along the magnetic field. यानी अगर कोई ये समझना चाहे कि कैसे पता चलेगा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो उसका तरीका क्या है? अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है वहां हम एक कंपास नीडल रख दें, ऐसे। कंपास नीडल क्या है? तो तुम कह सकते हो कंपास नीडल बार मैग्नेट से बना हुआ एक नीडल है
जिसमें एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, उसमें एक इंडिकेटर ऐसे एरो लगा देते हैं और एक टेल बना देते हैं, कुल मिला के है वो बार मैग्नेट ही। तो अगर हमारा नीडल कुछ इस तरह से है, इस तरह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे है, तो ये अनस्टेबल पोजीशन है। और अगर ऐसे है तो वो क्या है, स्टेबल है। मींस कि कुछ भी हो जाए, मैग्नेटिक नीडल अपने आप को कहां अलाइन करती है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस समझना है तो हम क्या लेके पहुंच जाएं, नीडल लेके पहुंच जाएं। वो अगर अपने आप को एक खास डायरेक्शन में अलाइन कर रही है, इधर उधर डिस्टर्ब करने के बाद भी वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है। तो कौन महसूस कर सकता है, मैग्नेटिक नीडल। और इसके लिए मैग्नेटिक नीडल को चलाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है, लेकिन मैग्नेटिक नीडल पे टॉर्क लगाती है और उसको अलाइन करके अपने अलोंग रखती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कन्वेंशंस है। आमतौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि अंदर बाहर हमें बात करना पड़े, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी सिचुएशन कई जगह आएगी। इन साइड को क्रॉस से दिखाएंगे, आउटसाइड को डॉट से दिखाएंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट को दिखाने के लिए ऐसे एरो बना देंगे। मैंने अब दिखाया है, तुम समझ सकते हो, डाउन लेफ्ट राइट सब दिखाया जा सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन दे सकता है, कुछ मटेरियल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो परमानेंट मैग्नेटिज्म देते हैं, है ना। उसी से बार मैग्नेट बनाए जाते हैं। हमारे लैब में तुमने देखा होगा वो ब्लू और रेड कलर का बार मैग्नेट, तो वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है। उसके लिए ना बिजली की जरूरत है ना पानी की जरूरत है, वो एक बार मैग्नेट बन गया तो वो परमानेंट मैग्नेट बना रहता है। तो बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, अर्थ इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। अर्थ के आसपास हर जगह मैग्नेटिज्म मौजूद है। हम इस जगह जहां बैठे हुए हैं यहां भी अर्थ का मैग्नेटिज्म है, लेकिन बहुत कम है। एक तो बहुत कम है ना, और जगह जगह पूरी अर्थ पे अलग अलग है। मतलब वो एक इन्फ्लुएंस है जो पूरी अर्थ पे जगह जगह अलग अलग है, उसका डायरेक्शन अलग है सब जगह, है ना। तो वो बातें अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ी जाती हैं और अर्थ मैग्नेटिज्म अब सिलेबस से हटा दिया गया है। बहुत अच्छी बात यह है, ठीक है। तो मैंने इस बार असाइनमेंट अपडेट किया, उसमें जो हटा है तो उसको हटा ही दिया है, ताकि देख के उलझन ना हो। पेज नंबर पेज थोड़ा कम नजर आए, कम करने के बाद वो 21 पेज हो गए हैं तब भी। हाँ हाँ, मैग्नेटिज्म पूरा, EMI छोड़ के, EMI अलग AC अलग, वो बाद में मिलेगा। और कम कर दें, अभी है, हाँ मिलेगा। उसको मैं अभी बना रहा था तो 21 पेज हो रहा था। हाँ हाँ, करंट कैरिंग वायर। तो एक तो मैंने कहा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, बार मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, और अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास भी मैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ये रिप्रेजेंटेशन है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइन है जहां पे कोई बार मैग्नेट अपने आप को अलाइन करता है। इतनी बातें सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैग्नेटिक नीडल क्या है, मैग्नेटिक नीडल बार मैग्नेट से बना हुआ एक अरेंजमेंट है, बस ऐसे समझ लो, है ना। अगर इस बार मैग्नेट को ऐसे किसी पोजीशन में रखोगे जो लाइन से हटके है, तो अपने आप को कहां जाके रोकेगी, है ना, अलाइन करके ही रोकेगी। बस इतनी बात अभी है, फिर धीरे धीरे ये बातें और ज्यादा कनेक्ट होंगी। तो यार अभी हम लोग बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा एक यू मैग्नेट होता है, इसको यू मैग्नेट या हॉर्स मैग्नेट भी कहते हैं, है ना। में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में समा जाती हैं। एन फॉर निकलना और एस फॉर, तो एन से निकलती हैं और एस में समा जाती हैं, ठीक है। ये याद रखने के लिए है ऐसा। तो यहां मैंने ये नॉर्थ साउथ दिखाया है, इसके बीच में ऐसा मैग्नेटिज्म होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म किसी तरीके से यहां आया है,
तो ऐसा देखा जाता है कि कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अब क्यों है, कहां से है, तुम ऐसे सोच सकते हो कि ऐसे किसी यू मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और उस पे अगर कोई चार्ज को रेस्ट पे रखे, चार्ज एट रेस्ट, तो क्या महसूस करेगा, फोर्स क्या होगा, 0 होगा। चार्ज अगर इस लाइन के अलोंग चलाता है किसी स्पीड से, तो उस पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। यानी फोर्स लगने के लिए कुछ खास हालत में चार्ज का चलना जरूरी है। रुका है तो भी फोर्स नहीं लगेगा, चल रहा है और अलोंग द लाइन चल रहा है तो भी फोर्स। इसका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है कि जिस डायरेक्शन में लाइन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर मैं इस चार्ज को 90 डिग्री पे चलाता हूं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के 90 डिग्री पे चलाता हूं, ये लाइनें मैंने सोचो कि वही बार मैग्नेट लेके, वो मैग्नेटिक नीडल लेके अंदाजा लगाया कि ऐसी लाइनें हैं, तो इस केस में फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम लगता है। सबसे ज्यादा फोर्स कब लगता है, 90 डिग्री पे। और अगर चार्ज को हम थीटा एंगल पे चलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इस पे लगने वाला फोर्स नॉन जीरो होगा बट नॉट मैक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी मगर मैक्सिमम नहीं होगी। रेस्ट पे है तो फोर्स 0, मूविंग है और ऐसे लाइन के लॉन्ग मूविंग है तो फोर्स 0, 90 डिग्री पे मूविंग है तो सबसे ज्यादा, थीटा एंगल पे तो फोर्स सबसे, आई मीन ना 0 ना सबसे ज्यादा, बीच का कुछ मामला है। बात क्लियर है? तो एक बात हमें यहां से समझ पे आ रही है कि अगर कोई चार्ज v स्पीड से थीटा एंगल पे चल रहा है तो उसके हम दो कंपोनेंट करते हैं, एक v परपेंडिकुलर और एक v पैरेलल। तो बता फोर्स के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, इससे समझ में आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर चलाने में फोर्स सबसे ज्यादा है, पैरेलल चलाने में तो कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, परपेंडिकुलर। यानी यार मैग्नेटिक फोर्स का लेना देना किससे है, v साइन थीटा से। क्यों यार, v के दो कंपोनेंट आएंगे, v cos थीटा पैरेलल कंपोनेंट है और v sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो हमें एक बात तो समझ में आ रही है यार, फोर्स का लेना देना v sin थीटा से। इतने एक्सपेरिमेंट से ये बात हमें समझ में आ सकती है। दूसरी बात, क्या फोर्स का लेना देना चार्ज से जरूर है, नहीं होगा। अरे भाई चार्ज ही ना हो, यानी अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई न्यूट्रल चीज, न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन को वेलोसिटी दे दूं, भले 90 डिग्री पे दे दूं, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, 0। इसका मतलब कि चार्ज से लेना देना है, चार्ज नहीं है तो भी फोर्स नहीं लगेगा। इक्वालिटी लाएंगे, सारे टर्म आएंगे क्यू वी साइन थीटा। अभी क्या नहीं आया है, तो अभी हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस का पैरामीटर यहां नहीं लिया। सीधी सी बात, मैग्नेटिक फील्ड ही गायब कर दो तो फोर्स नहीं आएगा। तो अभी यार इक्वालिटी लाना थी, ये टर्म न्यूटन यूनिट के नहीं बने थे, तो जो अगला टर्म आएगा वो इसी को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो फोर्स ज्यादा आएगा, वीक है कम आएगा, नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। तो ये अगला पैरामीटर जो यहां आने वाला है वो यूनिट संभाल लेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात कि अब हम इस पैरामीटर से वहां के फील्ड इन्फ्लुएंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही एक चीज रह गई थी। तो यार एफ का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स का स्केलर फॉर्मूला बना है, क्यू वी बी साइन थीटा। यहां थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो फिजिक्स में जब भी हम लोग ए बी साइन थीटा टाइप का कुछ देखते हैं, सच दैट कि थीटा ए और बी के बीच का एंगल हो, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्रॉस में। स्पेशली जब सामने जो क्वांटिटी हो वो भी क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टोरियली कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर बराबर क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि v क्रॉस बी, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं, तो मैग्नीट्यूड वाइज भी ये जस्टिफाइड है और डायरेक्शन का सेंस भी देगा।
अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी है, करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ऑब्जर्व करी जाती है, उसके लिए मैं राइट हैंड पाम रूल डायरेक्शन के लिए बताने वाला हूं। वैसे तो एक और भी रूल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैं क्या बताने वाला हूं, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल, एक और रूल है फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो लेफ्ट हैंड फिंगर रूल है। तो हम लोग पहले पाम रूल समझ लें, सबसे बढ़िया पाम रूल रहता है, वो थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट है। फिंगर्स रूल कम से कम को जब तक फिंगर्स रूल पे ही क्वेश्चन ना पूछा जाए तब तक हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे, ये सबसे बढ़िया है। देखो जरा कैसे अप्लाई करना है। चार्ज की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी एक एरो से रिप्रेजेंट करी जाती है, अंगूठा एक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या रखना है, अंगूठा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कई लाइनों से रिप्रेजेंट करी जाती है, तो कई उंगलियां अपनी लगा दो कहां, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां और चार्ज के मोशन की तरफ अंगूठा। फिर जो तमाचा मारने की डायरेक्शन आती है कहां आ रही है, बाहर, वही फोर्स की डायरेक्शन है, फील्ड की नहीं, फोर्स की डायरेक्शन है। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तमाचा। बात क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज के लिए सीधा तमाचा ऐसा, तो निगेटिव के लिए उल्टा तेज लगता है। पॉजिटिव लोगों के लिए सीधा और निगेटिव लोगों के लिए, तो यार ये मैंने अभी पॉजिटिव के लिए रूल बताया, नेगेटिव के लिए अपने आप ध्यान आएगा। तो यार इसका फोर्स फिलहाल कहां है, यार इस पे लगने वाला फोर्स कहां है, बाहर। यार जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की ही डायरेक्शन बताती थी, यहां फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन हमें रूल लगा के लाना पड़ती है। मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट को अलाइन कर सकता है अपने अलोंग, ये चार्ज को फोर्स नहीं लगाता है वहां पे, ये थोड़ा अजीब है। तो फोर्स लाने के लिए क्या, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है। और वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मुझे लगता है ये मैग्नेटिक फील्ड होता था, ये चार्ज का मोशन होता था, ये चार्ज का मोशन, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का मोशन ये होता था, सॉरी चार्ज का मोशन इधर, यस। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये करंट या मैग्नेटिक चार्ज के मोशन को, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, अच्छा ये चार्ज के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और अंगूठा कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे भी वही तो आ रहा है। देखो जरा, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बाहर आ रहा है, अंगूठा भी कहां दे रहा है, बाहर दे रहा है। क्या मैं ये भी बनाऊं, अंगूठा कैसे बनाया, नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये बाहर है, अंगूठा कहां है, बाहर है, ये थोड़ा सा बाहर लग रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा। तो तुम्हें राइट हैंड वाला ज्यादा इजी डाइजेस्ट है। राइट हैंड लगाने के लिए एक बात ध्यान रखना, पेन छोड़ के करना होता है, जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं। एनीवन जो लेफ्ट हैंडेड है, कोई नहीं है तो पेन छोड़ के ही लगाते हैं, वरना कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड हमारा खाली होता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड से राइट हैंड रूल लगाने लगते हैं, तो उल्टा डायरेक्शन आ जाता है, नहीं, तो राइट हैंड से ही लगाना है। अच्छा ये तो बात हो गई यार, हम लोगों ने ये रूल से बना दिया कि कैसे डायरेक्शन तय करते हैं। यहां से भी देखो यार डायरेक्शन का आइडिया लग रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो डायरेक्शन बनती है उसका नियम क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हवा करते हुए चलो। तो जरा देखो, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ
हवा करते हुए चलो, तो थंब कहां इशारा कर रहा है, आउटर, तो ये भी जस्टिफाई हो रहा है। अगर तुम कभी भूल जाओ तो ये फॉर्मूला V क्रॉस B ही क्यों रखा गया, क्योंकि फोर्स बाहर देखा गया था। अगर फोर्स अंदर देखा गया होता तो इसको कैपिटल B क्रॉस B होता। तो नेचर में ऑब्जर्वेशन पहले आया है, फॉर्मूले उसी के हिसाब से बनाए गए हैं। क्या जनता समझ पा रही है, जैसा देखा गया उसी के बेसिस पे ये फोर्स का फॉर्मूला बना दिया गया। तो यार ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, किसने दिया था, हाँ ये लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला दिया था। बट उसने केवल ये नहीं दिया था, क्योंकि उस जमाने तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम करना लोग सीख गए थे, मैग्नेटिज्म नया नया था, तो उसने पुराना और नया मिला के दिया। उसने कहा देखो अगर किसी रीजन में दोनों तरह की फील्ड मौजूद हैं, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक भी, तो क्या चार्ज में मोशन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी तो लगेगा। तो इसने यार फोर्स का ओवरऑल फॉर्मूला बताया, Q इंटू ई, यार ये तो हम पहले से जानते हैं, प्लस क्या Q V क्रॉस B। तो दोनों कंबाइंड फोर्स का नाम क्या रखा गया, लॉरेंट्ज फोर्स। अगर कोई लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला बोलता है तो ये देना है। इसमें हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो तो वो फॉर्मूला आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दो तो ये पुराना वाला आ जाएगा जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। एक जगह पे दोनों तरह की फील्ड भी हो सकती है, तो ये ज्यादा जनरल बात है। क्लियर है भाई। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई है। क्या डायरेक्शन निकालना सब लोग सीख गए हैं, मैग्नीट्यूड निकालना क्यू बी बी साइन थीटा, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां मैंने एक क्वेश्चन दिया है, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जानते हैं सभी लोग, हीलियम न्यूक्लियस 2He4 प्लस प्लस, हीलियम का न्यूक्लियस, यानी हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब क्या बनता है, अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल में कितना मास होता है, 4 प्रोटॉन के बराबर लगभग। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग सेम मास होता है, 4 प्रोटॉन के बराबर। चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर, या 2E लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन E का चार्ज और Me का मास, जो कि प्रोटॉन से 1000 गुना कम होता है। प्रोटॉन का E का चार्ज पॉजिटिव और कुछ MP का मास, और न्यूट्रॉन का भी लगभग MP का मास होता है। तो इसका MP मास है, इसका MP है, इसका 4 MP है और इसका Me है। ये मैंने दिया है लेटर से। तो हमें फोर्स का कंपैरिजन करना है कि किसका फोर्स ज्यादा होगा, किसका फोर्स कम होगा। यार मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ नहीं, क्वेश्चन गलत जगह पे आ गया है। ठीक है, फोर्स कंपेयर करना है, इसमें फोर्स कंपेयर करना है। कंपेयर करना है कि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। ठीक है, मैं यहां बना देता हूं। एक क्या है, न्यूट्रॉन है जिसका मास MP है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास Me है और चार्ज कितना है -E, और एक प्रोटॉन है जिसका मास MP है। सबको v स्पीड दिया गया है, इसका भी चार्ज कितना है +E, और एक क्या है अल्फा पार्टिकल, सबको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इसका मास कितना है 4 MP। तो हमें फोर्स कंपेयर करना है, बस इतना क्वेश्चन है, फोर्स कंपेयर करना है, किसका ज्यादा किसका कम। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन भी बता सकते हैं। चलो फोर्स लिखना है और डायरेक्शन भी पहले तय करना है।
कहां लगेगा, कितना लगेगा? बताओ न्यूट्रॉन पे कहां लगेगा? न्यूट्रॉन पे नहीं लगेगा, क्या होगा? जीरो। क्यों? चार्ज ही जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? ई बी दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है, साइन थीटा, थीटा कितना है? जिस तरह से मैंने चलाया थीटा कितना है? क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इधर है, प्लेन में है, तो एंगल कितना हो गया? 90। तो कितना आ गया? ई वी बी। चलो प्रोटॉन में कितना? ई वी बी। ये देखो फोर्स के फॉर्मूले में हमने कभी साइन नहीं दिखाया है। रही बात फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मुझे बताओ। ये इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहां लगेगा? वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। बताओ प्रोटॉन पे फोर्स कहां लगेगा? और इलेक्ट्रॉन पे? बात समझ में आ रही? यानी ये वाला अप होगा और ये वाला, यानी चार्ज का फर्क ये है कि अप इसमें है तो इसमें डाउन है। फोर्स के मैग्नीट्यूड में साइन हम क्यों लगाएंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बात क्लियर है? अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा? 2e वीबी। अच्छा, मास का तो कोई रोल ही नहीं था, तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां गया? देन सेम है, और सबसे कम कहां है? न्यूट्रॉन में। क्या बात क्लियर है? अच्छा, इसी में अगर कोई एक्सेलेरेशन कंपैरिजन करे, इस वक्त एक्सेलेरेशन कंपैरिजन, तो बताओ इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक्सेलेरेशन और फोर्स में बस यही अंतर है, एफ बाई एम। एक्सेलेरेशन क्या होता है? एफ बाई एम। तो एफ जीरो है तो एक्सेलेरेशन भी। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन कितना होगा? एम ई। सब सब बोले। एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? और अल्फा का एक्सेलेरेशन कितना होगा? अच्छा, ये आ गया। यानी एक तरह से ई वी बी अपॉन 2mp। अब जरा एक्सेलेरेशन कंपैरिजन करते हैं। सबसे बड़ा एक्सेलेरेशन कौन सा है? सबसे ज्यादा एक्सेलेरेशन कौन सा है? सबसे ज्यादा एक्सेलेरेशन इलेक्ट्रॉन का है। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अलग अलग है, सेम है? क्या एमई और एमपी सेम होता है? एमई 1000 गुना कम होता है कम से कम, तो किसका ज्यादा हो गया? सॉरी भाई, जिसका मास कम होगा? नहीं, प्रोटॉन का। फिर मुझे बताओ अल्फा का, इसके बाद अल्फा का, और न्यूट्रॉन का क्या है? जीरो है, तो जीरो है तो सबसे कम है। क्या एक्सेलेरेशन कंपैरिजन कर सकते हैं? फोर्स आ गया है तो एक्सेलेरेशन कंपैरिजन भी कर सकते हैं। क्यों नहीं? सर्दी के हिसाब से पहन लो तो गर्मी लगती है, ना पहनो सर्दी लगती है। मुझे लगा कम पहनने की वजह से सर्दी लग गई मुझको, तो ज्यादा पहन लिया। अब लग रहा है मुझे गर्मी लग जाएगी, लेकिन गर्मी लगती नहीं है, सर्दी लग जाती है।
तो एक तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यही होता है कि कितना फोर्स अगर वेलोसिटी दे दी गई है। ठीक है, मुझे बताएं एक चार्ज को किसी ग्रेविटी फ्री हॉल में क्यू चार्ज को v स्पीड से चला दिया जाए तो उसको कौन सा फोर्स लगता है? बोलो। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब ग्रेविटी वाला फोर्स नहीं लग रहा है। कौन सा फोर्स लगेगा? हाँ, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कहां लगेगा? तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा, v की वेलोसिटी है, कहां लगेगा? वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है b की, तो फोर्स कहां लगेगा? अप। कितना लगेगा? q v b साइन 90। q दिया होगा, v दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, ये लगेगा। अब मुझे बताओ एक फोर्स अगर लग रहा है तो क्या ये वेलोसिटी है तो ये सीधी लाइन में चल सकता है? नहीं, ये फोर्स इसका रास्ता बदल देगा। अगर मुझे सीधी लाइन में चलाना है तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो उस फोर्स को कैंसिल कर दे। तो कहां लगाना चाहिए सीधी लाइन में चलाने के लिए? कहां? नीचे। यानी एक एजेंट को नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा। और कोई पूछे एजेंट का फोर्स बताओ कितना होना चाहिए सीधी लाइन में चलाने के लिए, तो मैं कहूंगा क्या? एफ मैग्नेटिक के बराबर होना चाहिए, है ना। और कितना होना चाहिए? क्यू वी बी होना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को फिर से पूछा गया है, उधर ध्यान दें। अभी मैंने कहा कि ग्रेविटी फ्री हॉल था, ये क्या था? ग्रेविटी फ्री हॉल और सीधी लाइन में चलाना था। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस डिस्कशन चल रहा है। यानी अब मैं कह रहा हूं कि ये चार्ज Q का चार्ज है, इसमें V की स्पीड है और M का मास है, और ये सीधी लाइन में अपने मन से चलने लगा। अपने मन से सीधी लाइन में चलने लगा, हमें कोई एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या कंडीशन बनेगी? क्या कंडीशन बनेगी? सीधी सी बात है, ऊपर क्या लग रहा है इसको? QVB मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। अब मैं क्या नियर द अर्थ सरफेस कह रहा हूं कि नहीं? नियर द अर्थ सरफेस हमने देखा कि एक चार्ज सीधी लाइन में चला जा रहा है। तो क्या चार्ज सीधी लाइन में चला जा रहा है बिना गिरे? इसका मतलब mg के खिलाफ क्या है? F मैग्नेटिक है। तो क्या QVB ऊपर mg नीचे, ये कंडीशन बनेगी। अननोन कुछ भी हो सकता है। अरे अननोन वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी निकाल देना, मैग्नेटिक फील्ड है तो मास है तो मास, कोई एक अननोन होगा। कंडीशन समझ में आ रही? ये बनेगी। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चार्ज है, इसको एक धागे के जरिए एक रिंग से पिरोया गया है, और ये रिंग किसी स्मूथ रॉड के ऊपर, ऐसे स्मूथ रॉड के ऊपर, उसके ऊपर से स्लाइड कर रही है, ऐसे स्लाइड कर रही है। क्यू के अंदर V की स्पीड है और मैग्नेटिक फील्ड है। मुझे बताओ, ये हाल है ग्रेविटी फ्री हॉल है, ग्रेविटी फ्री हॉल है और मैग्नेटिक फील्ड B का है, वेलोसिटी V दिया है। तो पूछा है टेंशन इन द वायर कितना होगा, T कितना होगा। तो अगेन वही क्वेश्चन है यार, मुझे बताओ कि अगर Q का चार्ज V की स्पीड से B के मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो इसको ऊपर क्या लगेगा? QVB का मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे क्या लगेगा? धागे का टेंशन। और मैं कह रहा हूं अगर ये सीधी लाइन में चल रहा है तो सीधी सी बात है, और ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से कैंसिल हो रहा होगा, तो टेंशन का आंसर कितना आएगा? QB नेट 0 है। क्या तीनों क्वेश्चन में कोई ना कोई है जो मैग्नेटिक फोर्स को चैलेंज कर रहा है? एक और तरीका हो सकता है, जैसे ये ग्रेविटी फ्री हॉल है, मैं एजेंट ना लगा के यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं। क्या लगा दूं? ई के इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कंडीशन बनेगी बताओ? अच्छा, क्या QVB ऊपर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा? QE। और पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चौथा क्वेश्चन बन गया। तो अब वही काम कौन कर रहा है ना? हर बार एक लाइन कॉमन है, टू मूव इट इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में चलाने के लिए कोई ना कोई कैंसिल करने वाला जरूर चाहिए।
सीधी लाइन में चलाना है तो फोर्स नेट में 0 होना चाहिए, यानी दो फोर्स होना चाहिए जो एक दूसरे को कैंसिल करे। अगर एक मैग्नेटिक है तो कोई दूसरा तो होना ही चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो ग्रेविटी का हो, चाहे वो कोई भी फोर्स। अगर मैं यहां पर कैंसिल करने वाला फोर्स ना लगाऊं और एक चार्ज को इस तरह से छोड़ दिया जाए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी देके, ठीक है, मैंने कहा कि ये ग्रेविटी फ्री हॉल है और एक चार्ज को ऐसे v वेलोसिटी देके कहीं छोड़ दिया गया, ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड थी और उसको v की वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया, ठीक है। कैसे छोड़ा गया है उसकी कंडीशन मैंने बता दी है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो वेलोसिटी कुछ ऐसे दी है और हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है जो उसको सीधा चला सके। तो बताओ इस चार्ज का फिर भविष्य क्या है? क्या अब ये सीधी लाइन में चलेगा क्या? अगर मैंने एक क्यू चार्ज को v की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे छोड़ दिया है ग्रेविटी फ्री हॉल में, कैसे छोड़ा है? चार्ज इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये कहानी है। तो मोशन ऑफ चार्ज कैसा होगा? मोशन ऑफ चार्ज विल बी, मतलब वो किस तरह के रास्ते पे चलने वाला है। क्या ऐसी बातें कभी हम लोगों ने करी हैं? वेलोसिटी इधर है, मतलब इस वक्त इस पे फोर्स कहां लग रहा होगा? इधर फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? तो इसका मोशन यूनिफॉर्म होने वाला है या एक्सलेटेड? ऑब्वियसली अगर फोर्स होता है तो उसका मोशन कैसा होता है? तो देयर विल बी अ फोर्स, देयर विल बी एन एक्सेलेरेशन, और वो एक्सेलेरेशन इस वक्त वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे है। तो इसका मोशन किस रास्ते में होने वाला? कर्व मोशन होगा, ये तो पक्का है, लाइन नहीं होगा ये तो पक्का है। तो कैसा होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, इलिप्स, सर्किल, नन। इसका मोशन कैसा होगा? पैराबोलिक। हमारे दिमाग में पहला ख्याल यही आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि मैं यही लाने की कोशिश भी कर रहा हूं। मुझे बताओ, एक m मास के ऑब्जेक्ट को जब हम ऐसे फेंकते हैं तो उसको ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो रास्ता कैसा होता है? तो उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? पैराबोलिक। मगर एक दिक्कत है, जब हम किसी मास को यानी जी के परपेंडिकुलर फेंकते हैं तब भी पैराबोलिक होता है, जी के साथ थीटा डिग्री पे फेंक दें तो भी पैराबोलिक होता है, ऊपर की तरफ फेंक दें
तो भी पैराबोला। और दूसरी बात, जी की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है, नहीं। लेकिन इसका भविष्य क्या है कि जैसे ही ये रास्ता अपना बदलेगा, वेलोसिटी इधर आ जाएगी, सोचो कि पैराबोलिक ही जा रहा है, तो क्या इसके फोर्स का डायरेक्शन अभी ऊपर था, अब भी ऊपर होगा? जरा ध्यान दें, वेलोसिटी इधर आ गई, क्योंकि कर्व मोशन होना है, तो ये फोर्स इसके रास्ते को टर्न तो करेगा ही। तो क्या अब फोर्स ने उसी रूल के हिसाब से, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहां लगने लगा? क्या ये फोर्स यूनि डायरेक्शनल नहीं है, यानी फोर्स कंटिन्यूअस अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो पहली बात तो यार, मोशन ऑफ चार्ज वो कर्व्ड मोशन होगा और वो सर्कुलर होगा। मैं अभी सर्कुलर एक्सप्लेन करूंगा कैसे होगा। क्या फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज इट्स डायरेक्शन, क्या ये जो फोर्स है ना, ये हमेशा वेलोसिटी के साथ कैसा है? 90 डिग्री पे। एक खास बात है, मुझे बताओ, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता था तो एक धागा सेंटर की तरफ फोर्स देता था, टेंशन वाला, वो फोर्स उसकी डायरेक्शन टर्न कराता था, मगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं लाता था। क्या ये वैसे ही नेचर नहीं हो गया कि एक फोर्स है जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अभी ऐसे है तो परपेंडिकुलर है, कभी ऐसे होगा तो भी कैसा होगा? अगर इन सारे फोर्स की लाइन को जोड़ेंगे तो वो कोई एक डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, एक पॉइंट पे मिलेगा, और वो उसका क्या होगा? सेंटर। यानी यार ये ऐसे मोशन में सर्किल कवर करने वाला है। क्या जनता समझ पा रही है? हर वक्त उसका फोर्स कहां की तरफ है? सेंटर। अच्छा बता, फोर्स अगर इज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल, पहली बात तो यार इसका मोशन सर्कुलर होने वाला है, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा, सर्कुलर मोशन होता ही तब है। अच्छा, वो सर्कुलर में भी कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या वेरिएबल? हाँ, क्या ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के 90 डिग्री पे है? जब तक फोर्स का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग ना हो तब तक वो उसकी स्पीड नहीं बदल सकता, और स्पीड नहीं बदल सकता तो ये मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूसीएम का मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी वेलोसिटी अपना डायरेक्शन बदलेगा नहीं। क्या डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर इज चेंजिंग? नहीं, बट मैग्नीट्यूड, या हम कह सकते हैं स्पीड, वो कैसी है? इज फिक्स्ड। क्या जैसी मैं कहता हूं यार कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, स्पीड फिक्स है, तो हम कह सकते हैं यार कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, तो क्या साथ ही साथ कह सकते हैं यार मोमेंटम की डायरेक्शन भी, और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा। क्यों? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन बदल रही तो मोमेंटम। क्या काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? काइनेटिक एनर्जी इज फिक्स्ड। यार ये सब बातें तुरंत आ गई क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम पहले से जानते ही हैं कि ऐसा होता है। बात क्लियर है? तो इसका मोशन होने वाला है सर्कुलर। देखना चाहेंगे कैसे हो रहा है? ये देखो यार, चलता हुआ ऐसे, ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, और हर वक्त हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तुम किसी भी वक्त रूल लगाओ, किसी भी वक्त रूल लगाओ, तो ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा। क्या जनता समझ पा रही? तो अगर ये, पहली बात तो यार ग्रेविटी फ्री हॉल होना चाहिए, केवल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और चार्ज को कैसे फेंका जाना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तभी ऐसा देखने को मिलेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये सर्कुलर मोशन हो गया तो सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स, आमतौर पे यार ऐसे मोशन के लिए वी दिया होगा, सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स क्या होते थे? स्पेशली मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या बातें कर सकते हैं? इसका रेडियस, सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा? नहीं, रेडियस निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ये बातें कर सकते हैं। नहीं, अगर स्पीड पता है तो काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है। मैं गिवन स्पीड के लिए सारी बातें करने वाला हूं, जो और पैरामीटर हमने सर्कुलर मोशन के पढ़े वो सब लाने वाला हूं, ठीक है।
और उसकी शुरुआत कहां से होगी? तो ये शुरुआत तुम्हें कई बार नजर आ चुकी है। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है कि एफ नेट बराबर, यानी कोई ना कोई होना चाहिए जो उसको सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन दे। अब बता, कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। कितना होता है? वी स्क्वायर बाई। अब बता, कौन इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, क्या मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल। क्या जब भी कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलता है तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स देने वाला चाहिए, चाहे वो धागा दे दे, चाहे वो फ्रिक्शन दे दे, चाहे वो ग्रेविटी दे दे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ग्रेविटी की बात करी थी कि कोई सैटेलाइट जब चलता है तो सेंटर की तरफ कौन फोर्स देता है? ग्रेविटी देती है। और यहां कौन दे रहा है? कितना मैग्नेटिक फोर्स है यार? ये जो एफ नेट है ये कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स, QVB sin 90। तो क्या है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आर का आंसर आएगा क्या? V से V स्क्वायर कट जाएगा, mv बाई QB। ये किसका आंसर आ गया? रेडियस का। देखो यार, V गिवन था, रेडियस का आ गया, R गिवन होता तो स्पीड का आ जाता। जब हम लोगों ने यार ग्रेविटी वाला टॉपिक पढ़ा था, सैटेलाइट वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां ऑर्बिटल स्पीड निकालते थे, है ना, क्योंकि वहां रेडियस डिसाइडेड होता था। यहां स्पीड डिसाइडेड है तो हमने क्या निकाला है? रेडियस निकाला है। चलो यार, रेडियस आ गया है। अब मैं बात करने वाला हूं इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड, ये एक सर्कुलर मोशन है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। एक काम करता हूं, पहले मैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहा हूं। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे। क्या ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर हमने पढ़ा है? यही स्टेप वहां भी बनाए थे। पहले मैं वी लाया था, फिर मैं ओमेगा लाया था, तो मैं इस बार आर लाया हूं और अब मुझे क्या लिखना है? ओमेगा वी गिवन होता है, तो मैं वी रखे रहूंगा, आर की जगह क्या लिख सकता हूं? एम वी बाई क्यू बी। तो वी से बी कट गया, ओमेगा कितना आ गया? क्यू बी बाई एम। यार मैं चाहता हूं कि एक फॉर्मूला हमें याद है तो बाकी सब अच्छा बता। ओमेगा आ गया है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/, ओके। चलो पहले टाइम पीरियड ला देते हैं। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओमेगा, 2 पाई टी होता है, टी बराबर 2 पाई ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या लिख दें? QB बाई एम। यार ये फॉर्मूला काफी फेमस है, टाइम पीरियड ज्यादा फैशन में इस टॉपिक में चल रहा है, तो टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई एम बाई QB। और अब मैं कहूंगा यार टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा कैसे ला सकते हैं? यार एक फॉर्मूला रट लो, ज्यादा फैशन में यही चल रहा है। क्या टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा कैसे ला सकते हैं? 2 पाई बाई टी करके 2 पाई बाई, अगर टी की जगह ये रखोगे तो ओमेगा अपने आप आ जाएगा। तो एक याद रखें, उससे बनाना। अब बताओ यार फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्या आ जाएगा? QB बाई। यार अब सब याद रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सोच लो क्या याद रखना, और सबसे ज्यादा फैशन में क्या चल रहा है? टाइम पीरियड। तो एक याद रखो और बाकी सब हम उसकी मदद से बना सकते हैं। कोई दिक्कत है भाई? एक चीज हम लोगों ने कई बार पढ़ी है, क्या मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। ये एमवी क्या है? मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग कई बार ऐसा कर चुके यार, P बराबर √2mk, नहीं याद आ रहा। क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं? मैं अगर यहां से v गायब करना चाहता हूं, मोमेंटम लाना चाहता हूं, तो m v की जगह मैं क्या लिख दूंगा? P बाई m। अरे भाई P बराबर क्या होता है? mv। तो ये बन जाता है क्या? P स्क्वायर बाई 2m बराबर क्या? k।
तो P बराबर क्या बन जाता है, 2mk का अंडर रूट। ये बहुत सिंपल स्टेप है। तो मैं इस फॉर्मूले को एक और लुक में लिखने वाला हूं, क्या, अंडर रूट 2mk अपॉन क्या, q इंटू बी। रेडियस के फॉर्मूले बढ़ते जा रहे हैं, ये था, अभी ये एक और चीज मुझे बताओ, किसी चार्ज को प्लस और माइनस v वोल्ट से एक्सीलेट कराया गया है। बताओ, एक q चार्ज को दो प्लेटों के बीच में v वोल्ट से एक्सीलेट करा के यहां से लॉन्च कर दिया है, यहां से निकल गया। तो बताओ इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी का फायदा होता है। कोई भी q चार्ज जब v का पोटेंशियल डिफरेंस का फेवर उठाता है तो उसमें कितनी एनर्जी का फायदा होता है, qv। पता है कि नहीं, उल्टा चला दोगे तो उतना नुकसान भी उठाता है। फिलहाल बताओ यार, पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको कितना फायदा होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, Q इंटू वी। क्यों, क्योंकि यहां से यहां आने में उसकी पोटेंशियल जी QV की घटेगी और वो बदल के किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। नहीं, तो कई बार V वोल्टेज से लिखा जाएगा, एक चार्ज को एक्सलेट कराया गया है, V वोल्टेज से एक चार्ज को एक्सलेट कराया गया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दी जाएगी, QV। तो बता, इसी फॉर्मूले में रेडियस का फॉर्मूला अभी हम और अपडेट कर रहे हैं, 2m k को मैं क्या लिख सकता हूं, QV अपॉन क्या, QB। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2mv अपॉन अंडर रूट Q इंटू m। थोड़ा गंदा लग रहा है, ऐसा है ना, तो हमें एक ही पे मैंने डब्बा मारा है, बाकी सब हमारे स्किल का पार्ट होने वाला है। तो रेडियस के तरह तरह से फॉर्मूले, if charge is accelerated by potential difference V, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। तो फॉर्मूले के और भी लुक आ गए हैं। तो अब सोचो कि हमारा टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिज्म, लेकिन अब क्या चलने लगा, सर्कुलर मोशन। तो फिजिक्स ऐसे ही है भाई, टिका हुआ है सब। अगर मैग्नेटिज्म में एक फॉर्मूला क्यू वी बी इतना ही तो आया है, ये पूरे टॉपिक में, इस पूरे पेज में देखा जाए तो इतना सा लिखा है मैग्नेटिक फोर्स, नहीं। और फिर आगे की सारी चीजें किसकी हैं, सर्कुलर मोशन की हैं। तो अगर हमें कड़ियां जोड़ना आता है तो ये टॉपिक कुछ भी बड़ा नहीं लगना चाहिए। और अगर ये मैं पहले पढ़ाऊं मैग्नेटिज्म, तो फिर हैंगी हो जाएगा, फैल ही जाएगा, मतलब सर्कुलर मोशन का कुछ पता नहीं होगा, तो ये अचानक से क्या आने लगा। मैंने अंडर रूट क्यू इंटू एम, ये भाई अंडर रूट क्यू ऊपर है और नीचे क्यू है, तो इसको अंडर रूट क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट क्यू खत्म हो जाएगा। अच्छा, कोई कहे कि मैग्नेटिक फोर्स जिसने सेंटीपिटल प्रोवाइड किया है, वो सेंटीपिटल फोर्स कितना है, क्या लिखोगे, क्यू बी बी। नहीं है, अरे यही तो सेंटीपिटल फोर्स है। सेंटीपिटल फोर्स इधर लिखा है, जो कि mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। फोर्स हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है, राइट साइड आउटकम होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। कोई पूछे यार सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कितना है, फोर्स कितना है, क्यू वी बी, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कितना है, बिल्कुल। क्या बताओ, ये फोर्स था, उसको हमने एम ए सी के बराबर लिख दिया, तो ए सी बराबर क्या आएगा, बताओ यार, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या लिखा जा सकता है, पिटल एक्सेलेरेशन क्या लिखा जा सकता है, वो क्या होगा, क्यू वी बी बाई एम। क्या समझ पा रहे, हाँ, बी किसने गायब कर दिया है, ये तो अपराध है भाई, बी गायब कैसे होगा, सॉरी, यहां तक आया है तो अगली लाइन में गलती से हुआ है।
सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा जाए QVB, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा जाए QVB बाई m, रेडियस पूछी जाए तो इतने तरह के फॉर्मेट है, ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब एक पता रहेगा तो सब आ जाएंगे। अच्छा, सब कुछ कनेक्टेड बताया गया है, कोई ऐसी भी चीज नहीं अगर तुम्हें रेडियस भी भूल जाओ तो निकाल सकते हो, लेकिन रेडियस तो पता होना ही चाहिए। मतलब जैसे वहां मैं कहता था ऑर्बिटल वेलोसिटी तो पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें रेडियस और टाइम पीरियड ये दो तो पता होना ही चाहिए, बाकी सब उसकी मदद से लाया जा सकता है। क्या इतनी सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली? मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियस, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। क्लियर है भाई लोग? ओके, तो अभी क्या फॉर्मूले आ गए, अभी इन फॉर्मूलों पे राइटर खेलना शुरू करेगा। किस तरह के खेल? तो मैंने पहले ही क्वेश्चन किया है, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल, इनको सर्कुलर मोशन करना है, मतलब इनको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया गया, ग्रेविटी फ्री हॉल है, इनकी रेडियस कंपैरिजन करना है। कंपेयर करने के लिए तो मैं टाइम पीरियड कंपेयर भी कर सकता हूं, ओमेगा कंपेयर भी कर सकता हूं, बस एक मैं हिंट दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अभी हर तरह की बातें नहीं करेंगे। क्या जैसे रेडियस में मास, वेलोसिटी, क्यू और बी आता है, सब फॉर्मूलों में ये सब आया है, तो कंपैरिजन किसी भी चीज का किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी तुम्हें आइडिया लगाना है कि बस एक बार फॉर्मूले आ गए तो फॉर्मूले से खेलना राइटर का काम है। मैंने यहां पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी गई है, तो कंपेयर करो। सबको क्या दिया गया है? सेम वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू बी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सेम वेलोसिटी से, तो कंपेयर करना। फिर कहा गया सेम काइनेटिक एनर्जी से दिया है, तब रेडियस कंपेयर करना है। फिर कहा गया सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कराया गया है, तब कंपेयर करना है। तीन तरीके से कंपैरिजन करना है और रेडियस के कंपैरिजन करना है। मे बी कि कभी तुमसे रेडियस के बजाय ओमेगा के कंपैरिजन कर दे, कभी टाइम पीरियड के, कभी फ्रीक्वेंसी के, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा पूछा जाएगा शुरुआत वाली चीज, और वो है रेडियस। अभी कुछ और आ जाए तो तुम क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ सर वो तो नहीं बताया। इतने से ही तुम्हें सब समझ जाना है। रेडियस कंपैरिजन 3 केस में करना है। केस 1 की मैंने सबको क्या सेम दिया है? v सेम दिया है, तो किस फॉर्मूले से डिसीजन लोगे? इससे। फिर अगले में क्या कहा गया? काइनेटिक एनर्जी सेम किया गया है, तो किस फॉर्मूले से डिसीजन लोगे? इस वाले से। पहले वाले में तो मास भी चेंज होगा ना सब? हाँ बिल्कुल, फॉर्मूले में तो सब कुछ है। क्यों भी चेंज होगा? हाँ बिल्कुल, सब कुछ है फॉर्मूले में। स्पीड अकेले सेम है, बी सेम है, यस, मैग्नेटिक फील्ड कॉमन है। सब कुछ सोच के डिसाइड करना है किस रेडियस में क्या इनइक्वालिटी बनेगी, कौन ज्यादा, कौन कम, कौन बराबर। पहला मैं बताऊं क्या? इस तरह का एक क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं ना हम लोग, फोर्स कंपैरिजन, तो अब एक स्टेप ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा चीजें बदल रही हैं। रेडियस का फॉर्मूला है mv बाई क्यूबी। तो सबसे पहले मैं किसके लिखता हूं? न्यूट्रॉन के लिए। मास कितना? mp, वेलोसिटी v, चार्ज कितना? 0। तो ये कितना आ गया? इसका पता है क्या मतलब है? वो सीधी लाइन में चलेगा। क्या न्यूट्रॉन टर्न करेगा?
क्या न्यूट्रॉन सर्किल में चलेगा? नहीं, वो तो सीधी लाइन में, और सीधी लाइन की रेडियस हमेशा इनफाइनाइट मानी जाती है। बहुत बड़ा सर्किल ऐसा। अगला किसका निकालते हैं? प्रोटॉन है, mp v अपॉन ई बी। अगला सोचते हैं इलेक्ट्रॉन का, me v अपॉन ई बी। ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। फिर अल्फा पार्टिकल का बताएं जरा, अल्फा पार्टिकल क्या? 4mp 2 इंटू बी, तो ये आ गया 2mp v बाई ई बी। अब कंपेयर करो, सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है? न्यूट्रॉन की। उससे कम किसकी है? क्या इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या है? अल्फा। फिर इन दोनों में कौन ज्यादा है? इक्वल नहीं बेटा, एमपी और एमई में एमपी बहुत ज्यादा होता है, 1000 गुना कम से कम। तो क्या आरपी ज्यादा देन क्या? आरई। ये कंपैरिजन कब हो गया? वी सेम, वी सेम कंपैरिजन हो गया है। अब मैं क्या कहने वाला हूं, अब क्या सेम है? काइनेटिक एनर्जी K इज सेम। फिर तीसरा वाला डिस्कशन क्या है? एक्सेलेरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस V इज सेम। तीन केस में कंपैरिजन करना और तीनों फैशन में चल रहे हैं क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन फैशन में चल रहे हैं। अच्छा, एक और पार्टिकल फैशन में चल रहा है, ड्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन mp मास का होता है और ड्यूट्रॉन 2mp मास का होता है। चार्ज, अरे ऐसा कोई पार्टिकल पढ़ा है केमिस्ट्री में? टू mp मास होगा और चार्ज E होगा, ऐसा भी हो सकता है। चलो इन दोनों का पहले कंपैरिजन करें। हाँ भाई, सेकंड हो गया। चलो देखते हैं जरा, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन √2mk अपॉन QB, यही फॉर्मूला है कि नहीं है? रेडियस का फॉर्मूला √2mk अपॉन क्या पढ़ा है? QB। तो Q 0 है तो ये फिर से क्या आ जाएगा? प्रोटॉन का क्या लिखेंगे? 2mp k अपॉन EB। फिर इलेक्ट्रॉन का क्या लिखोगे? 2me k अपॉन EB। अल्फा का क्या लिखोगे? 4mp k अपॉन 2EB। ये 4 या 2 से कट जाएगा, पता है कितना आ गया?
और R, 4 तो हो गए। सबसे ज्यादा किसका है? फिर हाँ 2 इंटू 4 MP, सॉरी, तो ये दोनों सेम आ गया यार। ओके, तो RP और R अल्फा क्या आ गए? सेम आ गए। और फिर सबसे कम किसका आ गया? R इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, मास अकेले की जगह 4 MP आया, बाकी 2 तो था ही। कितनों का ये हो गया यार? ऐसी क्या है? चलो यार, अब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये मैं सबका देखने आ रहा हूं। हाँ भाई, कौन दिखा रहा है सबसे पहले? फॉर्मूला भूल जाए तो हम बना सकते हैं। हम कैसे बनाएंगे? रेडियस का फॉर्मूला हमने mv बाई क्यूबी पढ़ा है। mv होता है √2mk, ये हमें याद रहना चाहिए यार। mv मतलब मोमेंटम √2mk होता है, डिवाइड बाई क्यूबी। k को हमने क्या लिखना शुरू कर दिया है? q इंटू बी। ठीक है, क्या इसको मैं √q का स्क्वायर लिख दूं तो कोई आपत्ति है क्या? इस √q से एक √q खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? √2mv अपॉन √q इंटू बी। ये फॉर्मूला अगर भूल जाए तो ऐसे बनाना है, और भूलेंगे ही। ये फॉर्मूला इतना फैशन में चल नहीं रहा है, तो हमें बनाना पड़ेगा। अब कंपैरिजन करना है इस फॉर्मूले से। अच्छा, कंपैरिजन करने में ना जो चीजें सेम हुआ करें वो लिखा ही मत करो, वो और कंफ्यूज करती हैं। मैं बस रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी तय करता हूं, ठीक है। मैं वो चीजें लिखूंगा नहीं जो चीजें सेम है। क्या v सेम है? b सेम है और 2 सब में आना है, ठीक है। तो बताओ यार, पहला न्यूट्रॉन का क्या हो गया? √mb अपॉन चार्ज क्या है? 0, तो कितना आ गया? दूसरे वाले में बताओ, √mp डिवाइड बाई e। यहां √me डिवाइड बाई, अच्छा √ में है, यहां √4mp डिवाइड बाई √2e। तो देखो जरा ये क्या बन गया? ये बन गया, ठीक है। मैंने यार और कुछ लिया ही नहीं था, बाकी सब छोड़ दिया, तो बस √m और चार्ज लिया था। बताओ सबसे ज्यादा किसका आंसर आया? हाँ, न्यूटन। उसके बाद अल्फा, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एक डिवाइस होता है चार्ज सेपरेटर, वो क्या करता है? फेरिक और फेरस मिक्स फॉर्म में है, उनको एक्सलेट कराता है किसी वोल्टेज डिफरेंस से। अब एक्सलेट कराने के बाद क्या बताओ, फेरिक का मास अलग होगा और नहीं, फेरिक का चार्ज अलग होगा और फेरस का मास चार्ज अलग होगा। तो चार्ज अलग अलग है, तो क्या दोनों का रेडियस भी अलग अलग होगा? तो इस पर्दे पे ये एब्जॉर्ब होता है जाके,
तो जिसका रेडियस बड़ा होगा वो नीचे जाएगा, है दोनों मिक्स फॉर्म में आते हैं, साथ साथ आते हैं, और जिसका रेडियस छोटा है वो थोड़ा ऊपर कलेक्ट होगा। तो ऐसे चार्ज को सेपरेट करने का ये मेथड बनाया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं चार्ज सेपरेटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि किसी का रेडियस अलग होता है, किसी का रेडियस अलग, तो वो टर्न करके, जैसे मान लिया फेरिक और फेरस दोनों इसी रास्ते आ रहे हैं, तो ये कहीं अलग रेडियस पे जाएगा और ये कहीं अलग रेडियस पे, तो अलग अलग जगहों पे वो टर्न करेगा, तो चार्ज सेपरेट हो जाता है। तो कहीं अगर ये शब्द लिखा हो चार्ज सेपरेटर यूज किया गया है, तो कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा ये कंपेयर करना हो, मुझे बताओ। क्या हमने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा है? अंडर रूट 2m v अपॉन ई बी। तो यार एक में क्या आएगा 3e, और एक में क्या आएगा अंडर रूट, किसका रेडियस बड़ा है? इसका रेडियस बड़ा है Fe प्लस प्लस का, और Fe ट्रिपल प्लस का रेडियस छोटा है। तो जिसका छोटा रेडियस होगा वो छोटे सर्किल पे चलना चाहेगा, और बड़ा रेडियस बड़े सर्किल पे चलना चाहेगा। तो जो बड़ा वाला होगा वो कहां कलेक्ट होगा? नीचे, और जो छोटा वाला होगा वो कहां कलेक्ट होगा? ऊपर। क्या ये बात हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं, है ना? बोथ आर एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पूछा जाए कौन ऊपर कलेक्ट होगा, तो यार इस लाइन के नीचे कौन कलेक्ट होगा, यानी इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे कौन कलेक्ट होगा? चलो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पे कौन सा कलेक्ट होगा? फेरस, और बी पे कौन सा कलेक्ट होगा? फेरिक। ऐसे हम कोई दूसरे भी आयंस ले सकते हैं। एट ए ये उसी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, मैंने डायरेक्शन की बातें नहीं करी हैं, डायरेक्शन भी तय कर ही लोगे यार। पॉजिटिव पे सीधा हाथ का दबाचा और निगेटिव पे उल्टे हाथ का। शीट नहीं मिली अभी ना, मैं पीडीएफ अगर शेयर करूंगा तो ये भी लिख दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करना है। तुमने जो पढ़ा है इसमें अभी हेलिकल मोशन नहीं पढ़ा है, हेलिकल वाले भी नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में जितने भी रेडियस वाले हैं वही करना है, ये सर्कुलर मोशन वाले हैं और वो इससे पहले फोर्स वाले थे, ठीक है। तो अगली क्लास में देता हूं।